हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं और सभी आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। फर्स्ट 5 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर पार्ट 1 वीडियो, रिमेनिंग 5 जो है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, 6th क्वेश्चन इज देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक नैरो पतला सा रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहौली विलेज। माहौली विलेज में एक ऐसा प्लॉट है जिसको रिजर्व कर दिया गया है स्कूल के लिए कि यहाँ पर स्कूल बनेगा। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। उसकी लेंथ और ब्रेथ 11:4 है। उन दोनों का रेशो के केस में मैंने आपको बताया था पॉइंट 2 एक्सरसाइज में भी कि जब भी दो चीज़ें रेशो में दी रहती है, एक को आप 11x ले लीजिए और दूसरी को जो सेकंड रेशो है आपका उसके पीछे एक वेरिएबल लगा के यानी कि 4x। तो कहने का मतलब है इतना तो हमें कंफर्म है, लेंथ हम लोग 11x लेंगे, ब्रेथ हम लोग 4x लेंगे। एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। अब इस प्लॉट की फेंसिंग करनी है, मतलब इसके चारों तरफ तार लगानी है। तार का लगाने का रेट क्या है? 100 रुपीज़ पर मीटर, मतलब 1 मीटर में जो तार है वो 100 रुपीज़ में लगती है। और इसकी फेंसिंग करने में विलेज पंचायत को 75,000 उसकी कॉस्ट हो गई है, मतलब इतने रुपए उनके खर्च हो गए हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट? प्लॉट की डायमेंशंस निकालिए। तो पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जब हमें इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग की, पहले तो हम पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि फेंसिंग हमेशा पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री के ऊपर ही होती है। पेरीमीटर निकाल लेते हैं। फिर जो पेरीमीटर आएगा 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसमें फेंसिंग हो रही है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इतना करते हैं, बाकी बाद में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आंसर 6। पहले लेंथ और ब्रेथ लिख लीजिए। लेट लेंथ ऑफ द प्लॉट बी, जैसा कि बताया जो रेशो है उसमें पहला यानी कि 11:4 है आपका, तो लेंथ हो जाएगी आपकी 11x एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 4x, क्योंकि 11:4 में आपकी लेंथ और ब्रेथ थी। सबसे पहले आप पेरीमीटर निकालेंगे क्योंकि पेरीमीटर पर ही फेंसिंग होती है। सो पेरीमीटर, अच्छा ये प्लॉट किस शेप में है? रेक्टेंगल की शेप में। रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर आप वही करेंगे, 2 इंटू ब्रैकेट, लेंथ कितनी है 11x, ब्रेथ कितनी है 4x। ब्रैकेट सॉल्व करिए पहले। 11x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 15x। 15x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30x, यानी कि पेरीमीटर जो है प्लॉट का ऑफ प्लॉट दैट इज 30x। 30x पे आपको फेंसिंग करनी है और फेंसिंग करने का रेट क्या है? 100 रुपीज़ पर मीटर। अब हमारी बनेगी यहाँ से इक्वेशन। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर बाई चांस मान लीजिए क्वेश्चन में पेरीमीटर आपका 30 आता तो टोटल आप कॉस्ट क्या करते? 30 को मल्टीप्लाई कर देते 100 से, जो आपको रेट दिया रहता है उस रेट से आप पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। वही करिए यहाँ पर भी। आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 इंटू 30x, 100 इंटू जो आपका मल्टीप्लाइड बाय जो आपका पेरीमीटर है, ये हमारी कॉस्ट है। ये हमारे अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट है फेंसिंग की, और कॉस्ट उन्होंने दी है 75,000, मतलब 100 इंटू 30x दिस इज इक्वल्स टू 75,000। आपने अपने अकॉर्डिंग कॉस्ट निकाली और उसके बाद उसको इक्वेट कर दिया उस कॉस्ट से, उस टोटल खर्च से जो कि विलेज पंचायत का हुआ है। मल्टीप्लाई करिए 100 इंटू 30, या फिर आप चाहे तो 100 को अपॉन में भी ले जा सकते हैं, मर्जी है आपकी। 30 इंटू 100 3000x हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 75,000। तो x कितना होगा? 75,000 डिवाइडेड बाई 3000। 3 0 से 3 0 कैंसिल हुई, 3 से 75 को कैंसिल करेंगे, 3 2 6, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 15, मतलब x की वैल्यू 25 आ गई। x आपको पता लग गया। अब आपने चीज़ें क्या ली थी? आपने लेंथ ली थी 11x, ब्रेथ ली थी 4x। 11x मतलब 11 इंटू एक्स, तो 11 इंटू एक्स 25 है, ये आपकी लेंथ हो जाएगी। अब फाइनल आंसर लिखिए। सो लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल्स टू 11x था आपका, यानी कि 11 इंटू 25 हो जाएगा, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ब्रेथ हो जाएगी आपकी 11 इंटू ब्रेथ कितनी थी? 4x, 4 इंटू 25, क्योंकि x आपको 25 मिल गया है। 25, 11 इंटू 25, 25 1 ज़ार 25, 2 कैरी, 11 1 ज़ार 11, 11 प्लस 2 इज़
सॉरी 25 1 ज़ा 25, 25 प्लस 2 इज़ 275, 275 मीटर उसकी लेंथ है और ब्रेथ है 25 4 ज़ार 100 मीटर। ओके, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। लेंथ ब्रेथ का रेशो दिया हुआ है 11:4, तो लेंथ हमने 11x ली, ब्रेथ हमने 4x ली। उसके बाद उस पर फेंसिंग करनी है। फेंसिंग हमेशा पेरीमीटर पर होती है, बाउंड्री पर होती है, और लेंथ ऑफ बाउंड्री हमारी पेरीमीटर ही है। पेरीमीटर आपने निकाला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ से, लेंथ ब्रेथ आपको गिवन है। देन पेरीमीटर आपका 30x आया। अगर पेरीमीटर इतना है और रेट क्या है आपकी फेंसिंग का 100 रुपीज़ पर मीटर, तो 100 से पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट आएगी। उसके बाद सॉल्व करके x की वैल्यू आई और आपकी लेंथ और ब्रेथ आपको पता लग गई, मतलब प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ ऑब्वियसली। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। हसन जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरीके के क्लॉथ मटेरियल खरीद के लाता है। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। एक शर्ट के लिए, शर्ट बनाने के लिए खरीद के लाता है कपड़ा जिसका रेट है ₹50 पर मीटर। शर्ट वाला 50 रुपये का आता है। ट्राउज़र वाला क्योंकि थोड़ा सा थिक होता है तो वो 90 रुपीज़ पर मीटर है। कॉस्ट मिल गई आपको। कॉस्ट क्या है? शर्ट मटेरियल की है 50 रुपीज़ और ट्राउज़र वाले की है 90 रुपीज़। ओके, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। एक शर्ट बनाने के लिए उसको 3 मीटर कपड़ा चाहिए और एक ट्राउज़र के लिए 2 मीटर्स चाहिए। He sell the material at 12% and 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब ये शर्ट का है और ये ट्राउज़र का प्रॉफिट है। शर्ट जब वो बना के बेचता है तो उसको 12% का प्रॉफिट होता है और ट्राउज़र पर 10% का प्रॉफिट होता है। हिज टोटल सेल इज़ 36,300। तो बताइए कितना ट्राउज़र का कपड़ा उसने खरीदा था। सबसे पहले तो हमें ये पता है, जो चीज़ें पता है उनको लिख लेते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सबसे पहले आपको पता है कॉस्ट ऑफ शर्ट मटीरियल इक्वल्स टू ₹50 पर मीटर। 1 मीटर कपड़ा 50 रुपीज़ का आता है, पर मीटर भी लिख दीजिए यहाँ पर मीटर। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटीरियल। ट्राउज़र का जो कपड़ा है मटीरियल वो आता है 90 रुपीज़ पर मीटर, सो ₹90 पर मीटर। ओके, अब हमें ये भी पता है उसने 3 मीटर लगता है शर्ट को बनाने में, 2 मीटर लगता है ट्राउज़र को बनाने में। तो मान लीजिए, अब ज़रूरी तो नहीं है वो एक ही शर्ट बनाएगा। मान लीजिए उसने X शर्ट बनाई तो शर्ट का मटेरियल कितना खरीदेगा वो 3X। तो आप लिखेंगे लेट द शर्ट मटेरियल बॉट मतलब खरीदा गया बी 3X। मान लीजिए उसने 3X शर्ट का मटेरियल खरीदा तो ट्राउज़र का मटेरियल कितना खरीदेगा वो? ट्राउज़र मटेरियल वो खरीदेगा 2X, क्योंकि 3X शर्ट बनाने में 3 मीटर शर्ट बनाने में लगता है, 2 मीटर ट्राउज़र बनाने में लगता है। अगर वो X शर्ट बना रहा है, अगर वो 2 शर्ट बनाता तो 6 मीटर लगता, 3 बनाता तो 9 लगता। अब उसने X बनाई तो 3X लगा और ट्राउज़र का कपड़ा उसने 2X खरीदा। ठीक है, प्रॉफिट की बात तो हम लोग बाद में करेंगे। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि टोटल उसका खर्च कितना हुआ। कॉस्ट ऑफ शर्ट मटीरियल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा। कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, अब ये देखिए उसने कपड़ा कितना खरीदा शर्ट वाला 3X, और कपड़े का रेट क्या है 50 रुपीज़ आता है 1 मीटर का। उसने खरीदा है 3X मीटर, तो कितना खर्च हो जाएगा टोटल? अगर मान लीजिए 50 के रेट से वो 2 मीटर कपड़ा खरीदता तो आप क्या कहते हैं 50 इंटू 2 100 रुपीज़। 5 मीटर खरीदता तो 50 इंटू 5 250 रुपीज़। अब उसने खरीदा है 3X, तो आप क्या करेंगे 50 को 3X से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब शर्ट के कपड़े का जो रेट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए शर्ट का कपड़ा जितना खरीदा गया, तो यानी कि 50 इंटू 3X, यानी कि 5 3 ज़ार 15 150X में उसने कपड़ा खरीदा है शर्ट का। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। ट्राउज़र वाला कपड़ा 90 रुपीज़ का था और उसने कितना खरीदा है? उसने 2X खरीदा है, मतलब 90 इंटू 2X, तो कितने रुपए लग गए उसके? उसमें लग गए उसके 180X रुपीज़ ट्राउज़र मटेरियल खरीदने में और शर्ट के मटेरियल को खरीदने में 150X। अब आगे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। शर्ट वाले मटेरियल पे प्रॉफिट होता है 12%। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉफिट अर्न्ड ऑन शर्ट मटेरियल। शर्ट मटेरियल प्रॉफिट क्या किस पर निकलता है? हमेशा कॉस्ट पर निकलता है। प्रॉफिट कितना है? 12%, यानी कि 12/100 ऑफ 150X।
उसने शर्ट का कपड़ा खरीदा था 150x का, उसका 12% उसे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 12% ऑफ 150x। इसको कैलकुलेट करिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 2 6 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, मतलब 18x रुपीज़ उसको प्रॉफिट होता है शर्ट मटेरियल पर। अब प्रॉफिट निकालिए ट्राउज़र मटेरियल का, प्रॉफिट अर्नड ऑन ट्राउज़र मटेरियल। ट्राउज़र वाले मटेरियल पर उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है? ट्राउज़र पर हो रहा है 10% प्रॉफिट। 10% किसका? जितने में उसने ट्राउज़र खरीदा होगा, तो 10% मतलब 100। और ट्राउज़र कितने का खरीदा था उसने? ट्राउज़र था 180x का, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 180x से। 0 से 0 कैंसिल हुई, 0 से 0 कैंसिल, 18 1 ज़ार 18, आंसर इज 18x। मतलब कि अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, उसने शर्ट का कपड़ा खरीदा 150x का, ट्राउज़र का खरीदा 180x का, दोनों पर 18x प्रॉफिट हो गया। टोटल सेल कितने की होगी? कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे कहती हूँ आपने एक इरेज़र खरीदी 5 रुपीज़ की और आपने उसको 2 रुपीज़ के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो आप उसे कितने में बेचेंगे, कितना अर्न करेंगे? आप यहाँ पर आपको मिलेगा 7 रुपीज़। टोटल सेल आपकी 7 की होगी। सेल हमेशा होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्योंकि 5 तो आप लेंगे 2 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पर वो 150x तो लेगा ही लेगा, प्लस 18x एक्स्ट्रा लेगा, 180x तो ट्राउज़र के लेगा ही लेगा, प्लस 18x एक्स्ट्रा लेगा। ओके, तो जब आप यहाँ पर टोटल सेल निकालेंगे, अब हम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी इक्वेशन। टोटल सेल तो कितनी होगी? शर्ट कितने की थी? 150x, उस पर प्रॉफिट था 18x, तो शर्ट बिकेगी 150x प्लस 18x में। कॉस्ट, जैसे आपकी रेजर 5 की थी, 2 प्रॉफिट था तो आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर भी कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करिए। ट्राउज़र था हमारा 180x का और उसके ऊपर प्रॉफिट था अगेन 18x। ये उसकी टोटल सेल है, ये शर्ट की टोटल सेल, ये ट्राउज़र की टोटल सेल, और टोटल सेल आपको कितने की दी हुई है? 36,300 की। तो इसको इक्वेट कर दीजिए, इसको इक्वल कर दीजिए 36,600 से। ये चीज़ समझ में आई? आई थिंक इक्वेशन तो आगे सॉल्व हो ही जाएगी। एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है। सबसे पहले तो जो रेट्स आपको दिए हुए हैं वो आपने लिख लिए। उसने कहा शर्ट बनती है 3 मीटर में, ट्राउज़र बनता है 2 मीटर में, तो मान लीजिए 3x उसने शर्ट का कपड़ा खरीदा, x शर्ट वो बना रहा है, क्योंकि टेलर है। अब एक ही शर्ट एक ही पैंट बनाएगा तो फिर तो क्वेश्चन कुछ बनेगा ही नहीं, इतना वो अर्न भी नहीं कर पाएगा। और मान लीजिए ट्राउज़र का कपड़ा वो लेगा 2x, क्योंकि जितनी शर्ट होगी ऑब्वियसली उतने ही ट्राउज़र होंगे। अब कॉस्ट कितनी हो जाएगी, उसके बाद आप कॉस्ट निकालेंगे। 3x क्लोथ है इतने मीटर और इस रेट में, तो 3x इंटू 50 यानी कि 150x कॉस्ट उसको पड़ गई शर्ट की। 90 रुपीज़ पर मीटर ये है, इंटू 2x, यहाँ पर x होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 180x। उसके बाद आप प्रॉफिट निकालेंगे। शर्ट का प्रॉफिट है 12%। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पर निकलता है। कॉस्ट आपकी 150 है शर्ट की, 150x का 12% आपने निकाला तो 18x आया। ऐसे ही 10% प्रॉफिट हो रहा है उसको ट्राउज़र पर, ट्राउज़र का 10% आपने निकाला, फिर से 18x आया। और जब आपको टोटल सेल निकालनी है तो टोटल सेल होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इन चारों चीज़ों को आप ऐड कर देंगे, टोटल सेल आएगी, जो कि आपको 36,600 दी हुई है। अब आप इनको ऐड करिए। 18 + 18 36 + 150 + 180, ये हो जाएगा आपका 366। सो ये होगा 366x, क्योंकि सभी लाइक टर्म है, 150x 18x 180x 18x, तो 366x हो जाएगा और इक्वल्स टू में है 36600। x की कितनी वैल्यू आएगी? x होगा 36600 अपॉन 366। 366 1 ज़ार 366, लास्ट में 2 ज़ीरोज़ हैं तो पीछे 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगी, मतलब x है आपका 100। x 100 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच ट्राउज़र मटीरियल। उसने शर्ट मटीरियल पूछा ही नहीं है, सिर्फ ट्राउज़र मटीरियल पूछा है। ट्राउज़र मटीरियल कितना था हमारा? 2x, तो आप क्या लिख देंगे? 100, और x हमें पता है 100 है। सो ट्राउज़र मटीरियल परचेज्ड या फिर बॉट, मटीरियल बॉट इक्वल्स टू 2x, यानी कि 2 × 100, क्योंकि x हमारा 100 है, यानी कि 200 मीटर। तो उसने ट्राउज़र का कपड़ा 200 मीटर खरीदा है। समझ में आ गया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 8 क्वेश्चन है हमारा। हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। एक झुंड है डियर्स का,
हिरणों का, उनका आधा जो है वो ग्रेज कर रहा है फील्ड में, घास चर रहा है। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, बाकी जो बच गए उनका 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय, पास ही खेल रहा है। एंड द रेस्ट 9, बाकी जो है वो पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, उस हर्ड में कितने डियर थे। तो मान लीजिए उस हर्ड में x डियर्स थे। आंसर 8। लेट नंबर ऑफ डियर्स, द नंबर ऑफ डियर बी x इन हर्ड, टोटल डियर x थे। अब उसने कहा है आधे जो है ग्रेज कर रहे हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। कुछ ग्रेज कर रहे हैं तो हम देखेंगे ग्रेजिंग कितने कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, सम आर प्लेइंग नियर बाय, तो प्ले कितना कर रहे हैं, और सम आर ड्रिंकिंग वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर, तो तीनों निकाल लेते हैं अलग अलग, ड्रिंकिंग वाटर। ओके, क्वेश्चन ने कहा है हमें हाफ ऑफ द टोटल, जितने टोटल है उनके आधे ग्रेज कर रहे हैं। टोटल है x का आधा कितना हो जाएगा, x/2। ओके, सेकेंड लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन हमें कह रहा है 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ रिमेनिंग। इसमें आप लोग क्या गलती करते हैं, आप कहते हैं x/4 खेल रहे हैं, 3/4 जो है वो प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं नियर बाय, तो आप लिख देंगे 3/4 ऑफ x आर प्लेइंग। नहीं, उसने कहा है 3/4 ऑफ रिमेनिंग, बाकी बचे हुए डियर का 3/4। अब बताइए अगर आधे ग्रेज कर रहे हैं तो कितने बचे, आधे बचे, तो यानी कि आधे जो हैं x/2, जो बचे हुए हैं उनके 3/4 आर प्लेइंग। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। क्वेश्चन ने कहा है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, तो 3/4 ऑफ रिमेनिंग, आधे, अगर x टोटल थे, x में से आधे ग्रेज कर रहे हैं तो कितने बचे, आधे ही बचे ना, रिमेनिंग आधे ही हैं, x/2 रिमेनिंग है, तो x/2 का 3/4 निकालना है। ऑफ मतलब तो आप जानते हैं इनटू होता है हमेशा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x/4 2 आर 8, मतलब 3x/8 जो है दे आर प्लेइंग। पानी कितना पी रहे हैं, 9 पानी पी रहे हैं। अब हमें पता लग गए x/2 ग्रेज कर रहे हैं, 3x/8 खेल रहे हैं, और 9 जो है पानी पी रहे हैं। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, सारे डियर को एक जगह मिला दूं, यानी कि ग्रेज करने वाले प्लस खेलने वाले प्लस पानी पीने वाले, तो टोटल डियर कितने हो जाएंगे, जितने उस ग्रुप में उस हर्ड में थे, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू x। ये समझे आप, इतना ग्रेज कर रहे हैं, इतने खेल रहे हैं, इतने पानी पी रहे हैं, तीनों को ऐड कर दे तो टोटल डियर हमें मिल जाएंगे जितने हर्ड में थे, हर्ड में x थे, सो दिस इज इक्वल्स टू x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। पहले इधर एलसीएम ले लेते हैं, 2, 8 और 1, इनका एलसीएम 8 हो जाएगा। अब x के नीचे 2 था, आपने 8 बना दिया, 2 4 8 होते हैं, यानी कि ऊपर भी 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × x विल बी 4x। 3x के नीचे 8 था, एलसीएम भी 8 ही है, मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ, तो ऊपर भी कुछ चेंज नहीं होगा, 3x का 3x ही रहेगा। 9 के नीचे 1 था, 1 8 8 होते हैं, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 9 72, एंड दिस इज इक्वल्स टू x। अब आप क्या करेंगे, 8 को उधर ले जाइए, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, या फिर पहले सॉल्व कर लीजिए इसको। 4x + 3x कितना हो जाएगा, 7x, यानी कि 7x + 72 अपॉन में 8 इक्वल्स टू x। सबसे पहले 8 को उधर ले जाना पड़ेगा हमें, तो कितना हो जाएगा 8x। 7x + 72 इक्वल्स टू 8 × x, 8x। अब कैसे सॉल्व करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ लेके जाना है, नंबर को एक तरफ, तो फिर अगेन ज़रूरी नहीं है आप 8x को इधर लाए, क्योंकि 7x - 8x एक तो नेगेटिव आएगा, 72 उधर जाके भी नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता है, अगर हम 7x को उधर ले जाए, बात बन जाएगी, 72 इधर रह जाएगा और उधर हो जाएगा 8x - 7x। ओके, 8x - 7x कितना होता है, 1x, यानी कि x इक्वल्स टू 72, 72 इक्वल्स टू x, और लास्ट में हम लिख देते हैं x इक्वल टू 72, मतलब कि x 72 आ गया। x क्या थे, टोटल डियर, और क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ डियर ही पूछे थे आपसे। सो टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड, सो नंबर ऑफ डियर इन हर्ड इज 72, यानी कि टोटल जो डियर है हर्ड में वो 72 थे। एक बार फिर से बता देते हैं, टोटल डियर आपने x ले लिए, क्वेश्चन ने कहा है हाफ ऑफ देम आर ग्रेजिंग, हाफ मतलब x/2 ग्रेज कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन कहता है 3/4 ऑफ रिमेनिंग, सो आप लिखेंगे 3/4 ऑफ मीन्स इनटू, ऑफ का मतलब आपको आई थिंक 7th क्लास में बताया हुआ है, जब आपको फ्रैक्शन सिखाया था, तो ऑफ मतलब इनटू होता है, तो इनटू हाफ, हाफ मतलब रिमेनिंग, आधे अगर है, आधे का हाफ आधा ही होता है, अगर एक चीज़ का आपने हाफ ले लिया तो हाफ बचा ऑब्वियसली। सो x/2 डियर बचे हैं, इनका आपने निकाल दिया, इतने खेल रहे हैं, इतने पानी पी रहे हैं, वो तो हमें 9 दिया ही है, और तीनों को ऐड करके आपने x लिखा, उसके बाद सिंपल इसको सॉल्व किया इक्वेशन को। ओके, चलिए 9th क्वेश्चन पर आते हैं। अब
अ ग्रैंडफादर इज 10 years older than 10 times older than his granddaughter। एक ग्रैंडफादर है जो अपनी ग्रैंड से 10 गुना बड़े हैं। मतलब ग्रैंड अगर 8 साल की है तो ग्रैंडफादर 80 की है, वो 7 की है तो वो 70 के है, वो 6 की है तो वो 60 के हैं। 10 टाइम्स है, और वो x की है तो वो 10x के हैं, 10 गुना। ही इज़ ऑल्सो 54 years older than her, और वो उससे 54 साल बड़े भी हैं। उनकी प्रेजेंट एज बताइए। तो ग्रैंड की प्रेजेंट एज x ले लीजिए, आप लिखेंगे दिस इज आंसर 9। लेट ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज बी x। तो ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? ग्रैंडफादर उससे कितने बड़े हैं? 6 गुना है उसके, 6 टाइम्स आपको कहा गया था, 10 टाइम्स ओल्डर, 10 गुना है। तो यानी कि ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 10x, 10 गुना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंडफादर उससे 54 ईयर्स बड़े हैं। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। अगर ये नंबर इससे 54 ज़्यादा है तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूँ तो 54 बच जाएगा, है ना। अगर मैं कहती हूँ एक नंबर दूसरे से 8 ज़्यादा है, मान लीजिए 18 10 से 8 ज़्यादा है, ये हम जानते हैं, तो इसका मतलब है 18 में से 10 माइनस करने पर 8 बचेगा। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पर 10x में से x को, यानी कि ग्रैंडफादर की एज में से ग्रैंड डॉटर की एज को माइनस करने पर 54 बचेगा, क्योंकि वो 54 ईयर्स बड़े हैं। तो 9x 10x माइनस एक्स इज 9x इक्वल्स टू 54। x हो जाएगा 54/9, 9 6 आर 54, आंसर आया 6, x 6 आ गया। हमने ग्रैंड डॉटर की एज x ली थी, मतलब ग्रैंड डॉटर जो है वो 6 की है, और ग्रैंडफादर कितने के हैं? 10 × 6, यानी कि उसके 10 गुना 60 के। सो ग्रैंड डॉटर्स एज इक्वल्स टू 6 एंड ग्रैंडफादर्स एज इक्वल्स टू 6 × 10, यानी कि 60, वो 10 गुना है उसके। और देखिए 54 ईयर्स बड़े भी है, यानी कि हमारा आंसर सही है। चलिए 10th क्वेश्चन पर आते हैं। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की जो एज है वो अपने लड़के की 3 टाइम्स है, मतलब अगर सन 10 का है तो अमन 30 का है, सन 20 का है तो अमन 60 के हैं। ओके, 10 years अगो मतलब पहले, 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। अभी वो 3 टाइम्स है, लेकिन 10 साल पहले वो 5 टाइम्स थे। तो बताइए कि उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। तो चलिए, अमन जो है 3 टाइम्स है अपने सन की एज का, तो सन की एज को x ले लेते हैं, आंसर 10। लेट सन्स एज बी x। तो अमन एज कितनी हो जाएगी? इक्वल्स टू 3x, क्योंकि 3 गुना है। अब जो यहाँ पर आपको सिचुएशन दी हुई है वो 10 साल पहले की दी हुई है, तो पहले तो हमें 10 साल पहले उनकी एज कितनी थी वो निकालनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे 10 years ago, 10 साल पहले। सन्स एज, सन जो है कितना होगा? 10 साल छोटा होगा। अगर आपकी एज अभी 12 ईयर्स है, 13 ईयर्स है मान लीजिए, मैं कहूँ आप 10 साल पहले कितने थे, तो आप अपनी एज में से 10 माइनस कर देंगे, आप कहेंगे 3 ईयर्स के। तो अगर सन अभी x ईयर्स का है तो 10 साल पहले वो कितना होगा? x माइनस 10 ईयर्स का। और अमन कितने का होगा? अमन्स एज विल बी अमन्स एज वॉज 3x माइनस 10 ईयर्स। अमन की एज में से भी 10 माइनस कर दीजिए, या आपको दोनों की एज मिल गई 10 साल पहले। अब क्वेश्चन कह रहा है 10 साल पहले अमन जो है वो सन की एज का 5 टाइम्स था, मतलब ये जो नंबर है ये इसका 5 टाइम्स है। तो इसमें अब हमें इक्वेशन बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं इसमें आपको पहले भी बता चुकी हूँ, x माइनस 10 ये सन की एज है, 3x माइनस 10 ये अमन की एज है। हमें इक्वेशन बनानी है, मतलब इक्वल करना है। अक्सर आप इसमें जो गलती करते हैं, आप सोचते हैं कि ये अमन की एज है, ये इससे 5 टाइम्स है, तो इसको 5 टाइम्स कर देते हैं। नहीं, ये ऑलरेडी 5 टाइम्स है, ये 5 गुना बड़ा है। ये नंबर बेचारा बहुत छोटा है। जब आपको दोनों को इक्वल करना है तो आप छोटे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर मैं कहूँ 50 जो है वो 10 का 5 टाइम्स है, तो बराबर करने के लिए आप 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 50 को करेंगे, तो वो और बड़ा हो जाएगा, कभी 10 के इक्वल नहीं होगा। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ऑलरेडी 5 टाइम्स है, जैसे कि ये वाला नंबर पहले से ही 5 गुना है, तो इसको अब 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, जो छोटा नंबर है उसको करिए, और जैसे आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसके बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × x 5x, 5 × 10 50। ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वल्स टू 3x माइनस 10। 3x को इधर ले आइए, 50 को उधर ले जाइए, सो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस 10 है, माइनस ही रहेगा, -10, और 50 उधर चला जाएगा तो ये प्लस के 50 हो जाएगा।
5x माइनस 3x हो गया 2x, माइनस 10 प्लस 50 ये हो जाएगा प्लस के 40 यानी कि, तो x हो जाएगा 40/2 यानी कि 20, x यानी कि 20 है। दैट मीन्स x हमारा क्या था, x हमारे सन की एज थी, मतलब सन की एज 20 है, तो अमन कितने का हो जाएगा 3 × 20 मतलब 60 ईयर्स का। ओके, तो ये आप फाइनल लिखेंगे यहाँ पर। सो सन्स एज इक्वल्स टू 20 क्योंकि x था, और फादर जो थे अभी वो उसकी, ये प्रेजेंट एज है दोनों की, प्रेजेंट एज, फादर्स प्रेजेंट एज वो उसके 3 गुना है, तो वो हो जाएगा 3 × 20 यानी कि 60 ईयर्स। ओके, पहले दोनों की एज ली क्योंकि उसने कहा है एक दूसरे का 3 टाइम, फादर जो है वो सन के 3 टाइम्स है। सो अगर सन x का है, फादर 3x की हो गए, 10 साल पहले की एज निकाली क्योंकि उसने कहा था 10 साल पहले वो 5 टाइम्स थे, तो 10 साल पहले की एज निकाली, दोनों की एज लिखी, सन की एज को 5 टाइम्स किया तो वो फादर की एज के इक्वल हो जाएगा। सन की एज का 5 गुना कर देंगे अगर हम 10 साल पहले, तो वो दोनों की एज इक्वेट हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और हमारी इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू आई, और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। होपफुली जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।